नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड 80 में और हम यहाँ खड़े हुए थे कि यहाँ पर जो है एक यहाँ के रहवासी थे या पता नहीं मतदाता कह सकते हैं उन्हें, वो थोड़े से आक्रोशित हो गए थे। पता नहीं क्यों, वो कौन सी सरकार से खुश नहीं थे। खैर वो उनका अपना मैटर हो सकता है। यदि मेरे पास होते तो मैं ज़रूर उनसे पूछती। यहाँ से जो है कई सारी समस्याएँ हैं, मैंने खुद ने भी देखी है। इलेक्शन एक्सप्रेस के जब हम आ रहे थे तब हमने देखा कि यार यहाँ पर सड़कें भी नहीं है, पेपर ब्लॉक्स भी नहीं है, कई सारी जो है समस्याएं हैं। क्यों समस्याएं हल नहीं हो पाती? आखिर क्यों वादे कर दिए जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं, जनता को छला जाता है, कई तरह की चीज़ें हो जाती है और सब कुछ होने के बाद जब धरातल पर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ निकल के आती है कि जनता ठगा गई है। मेरे साथ तन्मय जी हैं। तन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस में। धन्यवाद आपका, आपने हमें आमंत्रित करा इस कार्यक्रम के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तन्मय जी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन के समय पे वादे बहुत होते हैं, इलेक्शन के बाद वादा खिलाफी बहुत होती है? दीदी, हमारा ऐसा है कि हम तो 25 साल से विपक्ष में हैं। आज तक यहाँ पर जो भी पार्षद बना है वो भारतीय जनता पार्टी का बना है और कम से कम वर्मा परिवार का यहाँ पर ऐसा वर्चस्व रहा है कि वो लगातार 3 बार यहाँ से जीतते हुए आए और उन्होंने हमेशा जनता के साथ धोखा करा है। यहाँ पर जितना भी निर्माण हुआ है, जितना भी आप सड़कें देख रहे हो, जितना भी 90% काम जन सहयोग से हुआ है। जन सहयोग से अलावा उन्होंने कोई काम करवाया ही नहीं। जो भी काम करना है जन सहयोग से। और हमें सौगात के रूप में अवैध रेती मंडी दे दी गई है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र का माहौल बिगड़ा। अवैध रेती मंडी के कारण वहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं आज तक त्रस्त हैं। बहुत अच्छी बात है कि अवैध रेती मंडी, खैर इस पे वापस पहुंचेंगे क्योंकि जन सहयोग की बात हो रही है और जनता है मेरे साथ। तो मैं जानना चाहूँगी कि जन सहयोग जब आपने किया तो अब आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है? हाँ, युवा लोगों की ज़रूरत है। जो भी युवा यहाँ से आएगा, तन्मय सिंह चौहान आ जाए। आप बताएं, जन सहयोग से इतने सारे काम हुए हैं तो आपको भरोसा है कि अब जो आएंगे पार्षद वो कुछ भला कर पाएंगे इस क्षेत्र का, या फिर भी आप ही को ही करना पड़ेगा? नहीं, अभी जैसे ये तन्मय सिंह जी चौहान है, इन्होंने बोला है कि आगे जो भी होगा पार्षद निधि से ही होगा, कोई जन सहयोग नहीं लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से जनता को थोड़ा बहुत भरोसा है। तन्मय जी से पूछेंगे। तन्मय जी, समस्याएं बहुत है, विकट हैं, किस तरह से यदि आपको टिकट मिलता है तो आप किन मुद्दों पे सबसे पहले किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? दीदी, मेरा यहाँ पर जन्म भी मेरा यहाँ पर हुआ, मैं पढ़ा भी यहीं पर, मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि और शिक्षण भूमि तीनों चीज़ें मेरी यहीं हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैंने जो भी सीखा है, यहाँ के जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे सीखा और मैंने यही सीखा है कि सबके साथ, सबके मार्गदर्शन से कैसे हम काम करें और कैसे आगे बढ़ें, उसी आधार पर आज तक मैं काम करते आया हूँ। और यहाँ पर 30-35 साल पहले या 50 साल पहले जब झोले बहन जी यहाँ पर थी, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती थी, हमारे राजेंद्र नगर मंडल का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने यहाँ पर सरकारी स्कूल बनवाई, सरकारी स्कूल के लिए जगह दी, पोस्ट ऑफिस के लिए जगह दी, अपने सरकारी अस्पताल के लिए जगह दी। लेकिन वर्मा परिवार द्वारा आज तक सरकारी सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। आप भले जनता से पूछ सकते हो कि इसमें यहाँ पर क्या दिया गया, जनता सिर्फ ये बोलेगी कि हमारा सिर्फ शोषण किया गया है, हमारे से पैसे देके निर्माण कार्य करके हमारे द्वारा जो पैसे दिए उसी का निर्माण बता के उन्होंने स्मार्ट वार्ड बनाएंगे, जमाने की गतिविधियाँ बताकर सिर्फ जनता को ठगा है और कुछ नहीं किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार ये बात आ रही है कि जन सहयोग से काम हुआ है, जो भी हुआ है जनता के पैसों पे हुआ है। बेसिकली क्या था मैम कि जन सहयोग की बात बार बार इसलिए आती है कि जब ये शहरीकरण योजना के अंतर्गत शहरों का विकास होना था तो वो सरकार के पैसे से शहरों का विकास होना था, चाहे सीमेंटीकरण हो या ड्रेनेज लाइन हो या कुछ भी। इस क्षेत्र का सबसे बड़ी विपदा यह रही है कि यहाँ पे अगर सीमेंट की सड़क भी बनी है तो सीमेंट की सड़क में भी रहवासियों से जन सहयोग लिया गया है कि अगर आपके घर के सामने अगर सीमेंटीकरण होगा, आपका अगर उसमें अंशदान नहीं होगा तो आपके यहाँ पे सीमेंटीकरण नहीं किया गया। इसका उदाहरण आपको दिखा भी सकते हैं। जब ऐसा हुआ, जब आप लोगों ने वो पैसा दिया कि हमारे घर के सामने की सड़क बननी चाहिए, तो आपने विरोध दर्ज नहीं कराया? मैम, विरोध दर्ज क्या कराएंगे जब जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि
जो सीमेंट के पैसे हैं वो जनप्रतिनिधि खुद ही बोल रहे हैं कि हम खुद ही लेंगे, जनप्रतिनिधि खुद ही ले रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं। आप बताएं क्या कहेंगे। काम चल रहा है और तन्मय सिंह चौहान को अगर टिकट मिलता है तो बहुत अच्छा काम करेंगे, और युवा कांग्रेस कह रहे हैं कि युवा लोगों को आगे आना चाहिए, तो बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ के कैंडिडेट, होना चाहिए, जीतेंगे, और युवा व्यक्ति है। युवा व्यक्ति हैं, युवाओं को आगे आना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, पर सुनने में अच्छी लगती है। पर आपको नहीं लगता कि जन सहयोग भी ज़रूरी है? क्योंकि जब तक जनता हमारे साथ नहीं खड़ी रहती तब तक विकास अधूरा रहता है। जन सहयोग दीदी एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन हर कार्य के लिए जन सहयोग किया जाए तो ये कहाँ तक ठीक है? फिर नगर निगम टैक्स किस बात का लेती है हमसे? अच्छा, ये क्योंकि खुद युवा हैं और इनमें जो है बहुत आक्रोश है, इनकी बातों से बड़े आक्रोशित से लग रहे हैं। खैर, हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं और हम सभी को ही शुभकामनाएं देते हैं कि टिकट मिले, जीतें, और हमारी शुभकामनाएं सबसे ज़्यादा रहवासियों के साथ होती है कि यार उनका जो है उनका भला हो जाए। यहाँ पर कुछ बुजुर्गवार भी हैं और उनसे पूछना चाहेंगे किस तरह का माहौल है इस पूरे एरिया में। यहाँ का माहौल दीदी, जो काम यहाँ हुए हैं कांग्रेस ने जो करे हैं वो काम अच्छे लगे हैं हमें, और जो पूर्व में जो काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वो काम अधूरे छोड़े गए हैं। और हमारे तन्मय जी चौहान युवा साथी हैं, बुजुर्गों का भी उनका सम्मान है, वो भी चाहते हैं कि तन्मय जी चुनाव लड़ें और जीतें। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे अतिक्रमण की बहुत समस्या है, जगह जगह लोगों ने 10-10, 20-20 फीट है ना आगे तक दुकानें बढ़ा रखी है, लेकिन कोई बोलने नहीं आता नगर निगम का व्यक्ति। तन्मय जी, ये बात जो है वो आपके एरिया में बड़ी प्रसिद्ध है या बहुत कॉमन समस्या कह लेंगे कि अतिक्रमण, ये मतलब बाकी समस्याएं एक तरफ हो जाती है, अतिक्रमण जो है अपने आप में बहुत बड़ी समस्या आपके वार्ड की है, क्या बोलेंगे? ये सवाल हमने अभी कुछ दिन पहले पार्षद महोदय से पूछा था, तो पूर्व पार्षद महोदय का कहना था कि भैया लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैंने अतिक्रमण हटाया ही नहीं। तो उनसे मैंने पूछा था चलो ठीक है, ये 10-10 फीट आपने मार्केट के लिए अतिक्रमण होने दिया, लेकिन जो नालों पे अतिक्रमण हो गया है हमारे यहाँ पर, वो आपके कार्यकाल के होते हुए कैसे हो गया? तो उनका जवाब था कि भैया वो हो गए बस। तो हमने उनसे पूछा कैसे हो जाएगा, तो बोले वो अतिक्रमण हम हटा नहीं सकते हैं। उनका जवाब ऐसा था। नहीं, अतिक्रमण इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि शायद उन्हें लगता होगा कि वो नाराज़गी झेलनी पड़ेगी उन्हें। तो आप, यदि आप आते हैं तो आप अतिक्रमण हटवाएंगे? 100%, 1001% अगर जो भी अवैध निर्माण हुआ है, हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा हुआ है इस बार कि जो भी अतिक्रमण गलत तरीके से बना हुआ है, नगर निगम की सीमा के अंदर नहीं आता है, नालों पे अतिक्रमण है या अपनी सीमा से बाहर जाके अतिक्रमण कराए, तो उसे हम तोड़ेंगे। नाराज़गी आपको भी झेलनी पड़ेगी फिर? सत्य का साथ हमेशा किसी भी परिस्थिति में देना ही चाहिए, भले वो कैसा भी हो। ये आपके पीछे एक हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि इस तरह की जब जनप्रतिनिधि आते हैं और किसी का तो नुकसान होता ही है, अतिक्रमण की बात करते हैं, नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है, किस तरह का माहौल हो जाता है उस वक्त? देखिए, निश्चित नाराज़गियाँ तो रहती है। दुकानदार अपना व्यवसाय करने के लिए थोड़ा सा अतिक्रमण बढ़ाते हैं, वो दुकान में सामग्री दिखाने के लिए, लेकिन उनको भी समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं यातायात को ये सब चीज़ें बाधित होती है। तो रहवासी और व्यावसायिक लोग आपस में सामंजस्य बताएं, जिससे ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इसमें मूलभूत जो एक व्यक्तित्व निभाना चाहिए वो एक जनप्रतिनिधि का होता है, जो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाता है। वो कार्य अभी तक जनप्रतिनिधि ने किया नहीं है। अगर वो यहाँ की यातायात समस्या को देखते हुए व्यवसायिक जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनसे बैठकर सामंजस्य बिठाकर कह दें विनम्र निवेदन से कि आप थोड़ा सा अपने दायरे में दुकान को रखें, तो शायद अतिक्रमण की कोई समस्या सामने पैदा नहीं हो सकती। अच्छा, जिनके निवास बन चुके हैं, जैसे अभी आपने कहा कि नालों पे अतिक्रमण हो गया है, कुछ लोगों ने घरों का जो है अपना एरिया बढ़ा दिया है, वहाँ पर आप क्या करेंगे? अभी वर्षा समय की बात है, विशाल नगर हमारे गृह क्षेत्र का नगर है, वहाँ पर एक नाले पर मकान बना हुआ है। वहाँ पर उस नाले पर मकान बनने के कारण उस पूरे विशाल नगर क्षेत्र में पानी भर गया था। ऐसी स्थिति आ गई थी कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की समस्या पैदा हो गई थी। हम सभी युवा लक्ष्य के सदस्यों ने जाकर आधी रात में सुबह जाकर वहाँ पर अतिक्रमण तुड़वाया और अतिक्रमण की शिकायत करी, जेड़ों को बुलाया, बलराम वर्मा जी को बुलाया, उसके बावजूद भी आज तक वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको लगता है कि जब इस तरह का कुछ अतिक्रमण होता है, किसी के सर पे छत आती है और फिर
हम सुविधाओं के नाम पे किसी के सर से छत छीन लेते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है कि जब वो निर्माण बन रहा था तब हमने आंखें मूंद बैठे रहे। यही प्रश्न मैंने बलराम वर्मा जी से कुछ दिनों पहले भी उठाया था, तो उनका जवाब निरुत्तर हो गए थे कि भाई हम इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। पर मेरा ये निवेदन है कि अभी भी एक अतिक्रमण बगीचे की जगह पे हुआ था, उसका हमने पिटीशन लगाई है और आवेदन लगा कर उसको काम रुकवाया है। अभी धनवंती नगर एक्सटेंशन के पास में ही वो कार्यालय है का बन रहा है, उसी को अभी हमने आधा अधूरा निर्माण हुआ है, उसको रुकवा के रखा हुआ है। तन्मय जी, एक व्यक्ति क्या क्या देख लेगा? वार्ड कई बार बड़े भी होते हैं और समस्याएं कई सारी होती है कि सब जगह ध्यान नहीं दिया जाता। यही समस्या जो है, यही स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो जाए कि आपके रहते यदि कहीं अवैध निर्माण हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? दीदी, क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है जिसका ध्यान नहीं रखा जा सकता है। मैं रोज़ सुबह साइकिल से उछलता हूँ, उठता हूँ, सुबह 7 बजे से मैं साइकिल चलाता हूँ यहाँ पर, और मेरा 2 घंटे में पूरा वार्ड देख लेता हूँ मैं। तो ये तो इनको 25 साल हो गए हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है कि उनको किसी चीज़ की जानकारी ना हो। मतलब यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है कि पूर्व पार्षद जो थे वो निष्क्रिय थे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी मानते हैं कि पूर्व पार्षद जो थे वो निष्क्रिय थे, इसलिए इस वार्ड का ये हाल है? जी, निष्क्रियता तो रही है, इसी कारण ये हाल है। आपको एक मैं बहुत बड़ी समस्या बताता हूँ राजेंद्र नगर की। अभी आप आपके पीछे थोड़ा देखिएगा, बसें आके रुकती है, बुजुर्ग लोग खड़े रहते हैं। पार्षद जी से कई बार बोल दिया है, मैंने पर्सनली भी बोला है कि यहाँ पे एक बस स्टॉप बनाना चाहिए। वो मुझसे सवाल करते हैं मुझे जगह दे दीजिए। तो अब आप सोचिए कि मैं कहाँ से जगह दूंगा और पब्लिक कहाँ से जगह देगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको जवाब नहीं मिला है और आपको ऐसा लगता है कि शायद तन्मय जी आते हैं तो वो समस्या को बेहतर समझ के उसका कोई हल निकालेंगे? युवाओं के लिए जो अभी जो पार्षद है उनने कुछ भी नहीं करा है। युवाओं के लिए खेल का मैदान, खेल के टूर्नामेंट जो होते हैं वो युवा लक्ष्य के तत्वाधान में तन्मय अभियान हमने करवाए हैं और वो युवाओं को लेके चलते हैं, सभी को लेके चलते हैं, बट युवाओं के लिए खेल के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। हम हर वार्ड में जाके यही पूछते हैं कि खेल को कितना प्रोत्साहन देने वाले हैं यदि वो आते हैं। तो तन्मय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए टूर्नामेंट और इस तरह के, तो किस तरह के आयोजन आप करवाएंगे? दीदी, हम लगातार अभी कोरोना काल के पहले हम 2 वर्ष पहले नाइट टूर्नामेंट कराते थे, और जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने 3 ग्राउंड बनाने का निर्णय लिया था, एक प्रगति नगर एक्सटेंशन में, एक राजेंद्र नगर व्यायामशाला में। तन्मय जी, मैं रोकना चाहूँगी और अरुण भाई आप जरा इधर दिखाएं कि ये जो है बस जारी है और क्योंकि ये मार्ग जो है बहुत सकरा है तो यहाँ पर मंदिर भी है। इस तरह तो शाम के वक्त या किसी ऐसे समय पे जब पूजा रहती होगी या फिर त्योहारों का सीज़न आता होगा तो यहाँ जाम तो निश्चित तौर पे लगता ही होगा। डेली जाम लगता है दीदी यहाँ पर, डेली। यहाँ पर त्यौहार बार के दिन तो खैर ऐसी स्थिति हो जाती है कि कार और लाना असंभव हो जाता है, और मंदिर के कारण यहाँ पर अतिरिक्त भीड़ लगी ही रहती है। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है ट्रैफिक की, अभी तक हम बात कर रहे थे स्वच्छता में नंबर 1 आने की, हम कई बार उसमें अपना परचम लहरा चुके हैं। अब हमारी सारे अधिकारियों की बात हम सुनते हैं, जब वरिष्ठ नेताओं की बात सुनते हैं तो उनका ये कहना है कि अब हम हमारे शहर को ट्रैफिक फ्री बनाएंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होगा? मैडम, ऐसा है कि शासन और प्रशासन ने वर्तमान में इंदौर शहर को पूरा सब्जी मंडी बना रखा है। आप राजवाड़ा से लेकर राजेंद्र नगर तक आएंगे, पूरी रोड पर सब सब्जी वाले खड़े हैं। राजेंद्र नगर में भी स्पेशल ये व्यवस्था है कि सब्जी वालों के बैठने की कोई इनकी विशेष व्यवस्था आज तक नहीं की है। सरकार इनकी 12-15 साल से चल रही है, सिर्फ ये लोग कह रहे हैं, और ये भी सब्जी वाले जब तक खड़े रहेंगे जब तक ये नगर निगम के चुनाव नहीं होते हैं। सारे वोट मिल जाएंगे, दूसरे दिन इन्हीं लोगों को डंडे मार के सरकार भगा देगी। ये बिल्कुल सुनिश्चित है ये बात। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सरकार जो है बात करती है खेल के विकास की, यहाँ ना तो कोई खेल का मैदान है पूरे राजेंद्र नगर में, एक भी बच्चे जाए तो जाएगा खेलने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं, आज तक कोई व्यवस्था नहीं करी हुई है। अभी तन्मय जी का मैंने सुना कि वो कहना है कि जन सहयोग वाली जो बात है, तो पिछले 15 सालों से ये जन सहयोग करके यहाँ की समस्या निपटा रहे हैं। आज प्रत्येक परिवार के अंदर ये उनके बेटे के समान हो चुके हैं, और ये आज तन्मय जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, आप समझना है इस चीज़ को। आपने समस्याएं रखी, अच्छी रखी, बात करी नहीं, उन्होंने निपटाई है, और यदि वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ये हर किसी का दायित्व बनता है, हर जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी है कि
जिस जनता ने उनको चुना है उनकी समस्याओं का वो निराकरण करे और उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखे। आपको नहीं लगता कि जब इतने लंबे समय तक यदि कोई निष्क्रिय सरकार रहती है तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही लोग होते हैं? हम लोग होते हैं, बाकी ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना मतलब डंडे खाना। आप देखें ना वर्तमान में सारे हिंदुस्तान में स्थिति क्या चल रही है, जो आवाज़ उठाएगा सिवाय डंडे खाने के अलावा कोई काम नहीं है उसके पास। कौन आवाज़ उठाएगा? कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता। यहाँ कांग्रेस के नाम पे जो कांग्रेसी है वो भी खड़े होने में डरते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यहाँ खड़े रहें तो शाम को पुलिस वाले घर पे नहीं आ जाए। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं तो एक चीज़ कहूँगा, जो अंतरात्मा से जो सेवा का जिसमें जुनून पैदा हो गया हो वही हमारा सेवक है, इसीलिए हम तन्मय को दिल से चाहते हैं। तन्मय जी, यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है क्योंकि आपको यहाँ क्षेत्र के सारे जितने भी परिवार हो अपने बेटे के रूप में देख रहे हैं, तो कभी आपने अपने स्तर पे उनको जागृत करने की कोशिश नहीं करी कि यार सही वोट दे, अपने वोट का खुद कीमत पहचाने? वोट एक बार देना है पर 5 साल तक उसकी कीमत भरनी पड़ेगी। दीदी ऐसा है कि यहाँ पर 10 साल पहले बीजेपी का विधायक था, हमने मेहनत करी, लोगों को समझा, जागृत करा, तो हमने माननीय श्री जीतू पटवारी जी यहाँ से जीते। उसके बाद पार्षद के चुनाव आए, जो पार्षद 6-6, 7-7 हज़ार वोटों से जीतते थे वो 2,500 पर आ गए। 2,500 से 3,000 के बीच अब हम हार जीत का फैसला होने लगा है बीजेपी और कांग्रेस के मध्य। तो धीरे धीरे जनता जागृत हो रही है और इस बार मैं आपको 1000% चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि इस बार कांग्रेस का पार्षद यहाँ बनकर ही रहेगा, कुछ भी हो जाए किसी। अच्छा, बात यहाँ पर ये अंकल ने जो है सब्जी विक्रेताओं की भी कही थी, क्या स्थिति है इनकी? सब्जी हमारे राजेंद्र नगर में पहले स्थायी सब्जी मंडी थी, संख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक होने लगा। सब्जी मंडी के कारण वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने लगा, तो शासन ने ये कहा कि आपको एक वैकल्पिक स्थान देकर हम सब्जी मंडी यहाँ से हटाते हैं। आज 6 या 7 साल हो गए हैं सब्जी मंडी हटाए हुए, बेचारे सब्जी वालों को ना कोई वैकल्पिक स्थान दिया गया है। चुनाव आते हैं, चुनाव होने के बाद उनको भगा दिया जाता है, चुनाव आते हैं वापस खड़ा कर देते हैं। अब ये खुद ही सब्जी वाले खुद ही बताएंगे, आपसे अभी पूछोगे तो। मैं उनसे तो पूछूंगी, जब आप यदि आते हैं चुन के, आपके पास इनके लिए वैकल्पिक स्थान है? हमारे पास 2 वैकल्पिक स्थान थे और हमने पूर्व पार्षद को भी बताए थे, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट लिया नहीं, इस कारण से वो बात आगे बढ़ी नहीं। ये तो इनको 2 स्थान इतने बढ़िया जगह हैं जहाँ पर इनका धंधा और ज़्यादा अच्छा चलेगा और राजेंद्र नगर के अलावा अन्य कॉलेज से भी इनका कॉन्टैक्ट होगा उससे। चलिए, बात जब सब्जी विक्रेताओं की हो रही है तो उन्हीं से ही बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में यही स्थिति है उनकी कि उनको कहीं और से यहाँ पर ला दिया और उनको अभी तक वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया? क्योंकि हर थोड़ी दूर पे जो है 2-4 जो है सब्जी विक्रेता मुझे दिख रहे हैं। बताएं क्या स्थिति है यहाँ पर? मेरे कम से कम 14,000 के चालान बने चौराहे पे, और लोग बाग देखते हैं। सब्जी के ठेले आते हैं, बोले गाड़ी बुला ली, 8 गाड़ी बुलाई मेरी गाड़ी, ठेला गाड़ी भरने के लिए। 1 महीने में दुकान लगाई मैंने, बोले इसको बुलाओ गाड़ी, बोले 5,000 का चालान बनेगा, बोले 5,000 का। मैंने कि साहब मैंने 1 महीने में तो गाड़ी लगाई, मैं 5,000 कहाँ से दूँगा? बोले देना पड़ेगा। नेतागिरी, हम हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, कोई नहीं मत सुनता है। पूरा ठेला देखते हैं तो हमको गाली गुप्ते से ऐसे डरा देते हैं। तो अभी आपने यहाँ दुकान लगा रखी है तो अभी दिक्कत नहीं आ रही है? अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों? अभी दिक्कत चुनाव आ रही है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो चुनाव होने के बाद दिक्कत है। आप बताएं किस तरह की समस्याएं आती थी? हमारे वहाँ पहले दुकानें लगती थी, 15-20 दुकानें थी सब्जी की। वहाँ सब्जी मंडी बनी हुई थी, हमारी 15-20 दुकानें थी सब्जी की। बलराम वर्मा ने बोला कि यहाँ से अभी हटा देंगे, आपको वैकल्पिक जगह दी जाएगी। उसके बाद कोई जगह नहीं दी हमको, 4-5 साल हो गए उन्होंने बोला ना। आपने सभी लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध दर्ज नहीं कराया, अपने लिए मांग नहीं करी? नहीं करी ना, हमने घर भी गए उनको, बोले हाँ दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, हम जगह दे रहे हैं, ऐसा बोलते हैं वो। चलिए, यहाँ पर है तो सही दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हैं और समस्याएं। अभी तो समय बताएगा कितने जो है समस्याओं का निराकरण होता है, नए जनप्रतिनिधि जो है वो कितना इनको हल कर पाते हैं। बताएं आप क्या करते हैं? तन्मय भैया मेरा दोस्त है, मेरे को आया कि यहाँ 20 साल हो गए, सब गरीबों में सबकी सेवा, वो बिना चुनाव लड़े ही नेता है हमारा, तो सबका सहयोग करता है, हर समय में दुख सुख में सब में आगे रहता है। अभी कोरोना का काल गया है, इसमें भी पूरा साथ दिया उन्होंने, हमको भूखा नहीं रहने दिया, घर उन बुला के फ़ोन पे उनने अनाज भी दिया सब लोगों को। और एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, नगर निगम का आदमी आया और मेरे को डायरेक्ट गाली बकी माँ बहन की, तो 2 बुजुर्ग भी खड़े थे वहाँ पे, उनने भी समझाया उसको कि गाली मत बक, ठेला लगा तो तू प्यार से बोल सकता है इसको ठेला उठाने की, ऐसा नहीं हो सकता कि तू माँ बहन की गाली बकेगा।
नहीं तो एक बात बताएं, अभी आप तन्मय जी के लिए बोल रहे हैं, थोड़े दिन बाद जब किसी दूसरी पार्टी का टिकट मिल जाएगा, कोई आएगा कार्यकर्ता या फिर वो आपको लुभावने सपने देगा जैसे कि हर बार होता है, और तब भी आप इस तरह से बदल के किसी और को वोट दे देंगे? नहीं, हम तो हमारा प्रिय दोस्त है, हमारी जान चली जाए लेकिन हम उन्हीं को वोट देते। ये तो बड़ी बात हो गई। ठीक है, अब ये तो प्यार होता है, और प्यार ऐसे ही तो नहीं होता है, यहाँ पर कुछ कार्य ज़रूर किए होंगे इन्होंने। ये जो समस्या है अभी की नहीं है, पहले की है, तो आपने अपने लेवल पर कभी सरकार को जागृत करने की कोशिश नहीं करी? दीदी हमने आवेदन दिए, कई बार विधायक जी से भी बात करी, विधायक जी ने भी पार्षद महोदय से बात करी, और हमने एक वैकल्पिक स्थान इनको प्रतीक सेतु के नीचे बताया था कि आप यहाँ पर व्यवस्थित सब्जी मंडी लगा के इनकी वैकल्पिक जगह दे सकते हैं, परंतु सरकार हमारी नहीं थी उस समय। जब सरकारी हमारी आई 12 महीने सरकार चली, उसके अंदर हमने जगह की वैकल्पिक मांग करके आवेदन भेज दिया था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण उनको हम जगह दे नहीं पाए, ये कारण हो उसका। अच्छा, कोरोना की बात हो रही है तो कोविड का जो पैंडेमिक था उस वक्त जो है बड़ी बुरी स्थिति पूरे देश की, पूरी दुनिया की, उस वक्त किस तरह का कार्य रहा आपके द्वारा? कोरोना काल में दीदी हमारे संस्था द्वारा 3 तरीके से काम किया गया, एक निम्न वर्ग के लिए, एक मध्यम वर्ग के लिए, और जो एक बुज़ुर्ग वर्ग थे उनके लिए। निम्न वर्गों के लिए हमने निःशुल्क जो अनाज सेवा करी थी हमने घर घर पहुँचाए, और ना ही इसमें किसी से मोबाइल नंबर लिए और ना ही किसी को लाइन में खड़ा करवाया। घर घर जाके हमारा कार्यकर्ता उसको देखे आता था रात के समय कि पता भी नहीं पड़े कि कहाँ पर ये काम हो रहा है। फिर हमने एक मैसेज चलाया व्हाट्सएप पे कि जो भी मध्यम वर्गीय परिवार है, कोरोना काल के कारण यहाँ कहीं फंस गया हो, बाहर से आया हो, या जिसके यहाँ अनाज की, अन्न की, सब्जियों की कमी हो, तो हमें आप मैसेज पर व्हाट्सएप करें। आपका बिना नाम, पते और आपकी जानकारी उजागर किए बिना आपको हम अन्न और खाद्यान्न सामग्री पहुंचाएंगे। वो काम एक हमने करना। और एक बुज़ुर्गों की जो मेडिकल की दवाइयाँ, उस समय बहुत लोगों को तकलीफ आ रही थी, मेडिकल की सुविधा नहीं हो पा रही थी, तो उस काल में हमने 2 लड़कों को अपॉइंट करा था कि वो जाके हमारे पास जो मैसेज आते थे कि हमको ये दवाइयाँ चाहिए, ये करिए, तो ये हमने वहाँ पहुँचाई, और इस तरह से हमने कोरोना काल में ये काम किया। अच्छी बात है। अब आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर आपको यदि टिकट मिलता है और आप जीत कर आते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या आपकी नीतियां रहेंगी? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कई सालों से, एक एग्जांपल देती हूँ, पोलियो का है, कई और सारे इस तरह के अभियान चल रहे होते हैं, पर फिर भी हम वो रिज़ल्ट नहीं पा पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को उसका पता नहीं होता कि आज पोलियो अभियान है, और या फिर उन तक वो पहुँच नहीं पाता है। तो इस तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किस तरह आप मुहैया कराएंगे? हमारा उद्देश्य इसमें ये, हमने एक प्रोग्रामिंग जो बनाई थी कि स्वास्थ्य शिविर द्वारा हम घर घर जाकर महीने के महीने चेकअप करने का हमने एक प्रोग्राम बनाया है, जो कि अगले संडे से शुरू होने वाला है। और ये हम पहले भी करते थे, लेकिन अभी कुछ कारणों से हम बंद कर चुके थे, लेकिन हमने वापस इसकी शुरुआत करी है। और हमारा एक मोटो ये रहा है कि लोग बीमार क्यों हैं, उसका कारण ये है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने एक प्रोग्राम ये भी बनाया है कि सुबह उठकर हमारा एक युवा लक्ष्य का क्लब है, उसके अंदर लोगों को क्लबिंग कर हम ये चाह रहे हैं कि अब एक्सरसाइज मशीनें हमने प्रोवाइड करा ली है। ये वाली बात तो मैं बहुत दूर की मानती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कितने इस एरिया में कितने उद्यान हैं? इस इलाके में 27 उद्यान। 27 में से कितने विकसित है? 3 विकसित है, वो भी वहाँ के जागरूक नागरिकों के कारण। बाकी के क्या हाल है? बाकी की जीर्ण शीर्ण अवस्था है, आपने देखा ही होगा। अभी आप जाएंगे आपको पता पड़ेगा, वार्ड के अंदर कहीं गार्डन है तो वहाँ बैठने की चेयर नहीं है, प्रकाश व्यवस्था नहीं है, बुजुर्गों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई मैदान पर तो, कई ग्राउंड तो ऐसे बने हैं कि यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई तक नहीं हुई उन उद्यानों की, ये स्थिति है यहाँ पर। यार ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब जन सहयोग से इतने बड़े काम हो गए तो मेरे ख्याल से किसी गार्डन को विकसित करना इतना बड़ा काम नहीं होता है। पौधारोपण है, रोज़ पानी देना है, वहाँ की देखरेख करना, ये बहुत छोटे काम होते हैं। जिस तरह से हम हमारे घर की गार्डन में हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वहाँ पर भी किया जा सकता था। तो यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यार यहाँ पर बताया कि 27 गार्डन है, उसमें से सिर्फ 3 या 4 ही विकसित है, बाकी सब ऐसे ही पड़े हैं, निर्जन है। तो आपको नहीं लगा कि यार इसके लिए हमें खुद को आगे आके कुछ करना चाहिए? हमारे घर के सामने यदि कोई खाली मैदान है तो उसको हम गार्डन बना सकते हैं। यहाँ जो गार्डन की समस्या है वो बहुत अभी लॉकडाउन में तो ख़राब हो गई थी, घास फूस वगैरह, और उसमें कोई मॉर्निंग वॉकिंग के लिए बुजुर्गों के लिए कोई साधन नहीं थी। लेकिन युवा लक्ष्य के और जो हमारे बाली भैया के जो संगठन है, हमने ज़मीनी स्तर पर उनके काम किया और लॉकडाउन के बाद उसकी साफ़ सफाई की, और अभी लगभग हमारे आसपास जितने भी गार्डन है, लगभग जितनी भी हमारी पहुंच थी,
सबको जीर्णोद्धार किया और अब सबको अभी लगभग ठीक लगने लगी। विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कभी आपने कोशिश करी कि यार क्योंकि मेरे घर के आसपास गार्डन है पर बहुत बुरा है यार, मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स आते हैं या बाहर से कोई आते हैं तो बहुत बुरा लग रहा होता है, तो लाएं हम ही इसमें कुछ इनिशिएटिव ले लें। हम भी लेते हैं कभी कभार, जैसे हमारे पास में जो गार्डन है हम भी खुद वहाँ खेलते भी थे, तो हम भी अभी कभी सफाई करते हैं। हम सब बचपन से यहाँ रह रहे हैं तो हमें भी इच्छा होती है हम भी ये साफ़ करें, यहाँ पे हम भी खेलें, जो भी दूसरे बच्चे हैं वो भी खेलेंगे, इससे हम भी हमेशा करते रहते हैं। हमारे भैया हमको सब बताते हैं कि आपको क्या करना है, तो हमारा पूरा चलते रहता है उसके साथ। आप बताएं, पौधारोपण तो बहुत बड़ी बात होती नहीं है, ये तो हर किसी भी एक घर में किसी का जन्मदिन है उसी दिन हमने पौधारोपण का कार्यक्रम करे, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, यदि हमने किसी से एक एक पौधा भी लगवाया होता तो अभी तक गार्डन जो है वो एक अच्छे विकसित उद्यान बन चुके होते। मैम होता क्या है, जब बारिश होती है उसके बाद जंगली घास उग जाती है गार्डन में, उसके बाद मैम कोई भी गार्डन पे ध्यान नहीं देता है, कोई कम्युनिटी ऐसी बनी हुई नहीं है। तो मैम हमने बारिश जब ख़त्म हुई उसके बाद हमने एक टीम बनाई तन्मय भैया के साथ में, और हम जितने भी गार्डन्स थे इस वार्ड में वो सब हमने खुद ने अपने हाथों से साफ़ किए। उसके लिए हमने ना नगर निगम का सहयोग लिया ना किसी का सहयोग लिया, उसके लिए हम खुद ही हार्वेस्टिंग मशीन लाए, उसके बाद ग्रास कटिंग मशीन लाए, उसको फिर हमने खुद ही ने साफ़ करा, और कॉलोनी के जितने लोकल कॉलोनी के उनसे थे उनके साथ मिलके हमने सफाई करी ताकि उनको भी अच्छा लगा, एक सोशल एक्टिविटी भी हुई। ठीक है, यहाँ पर जो बात आई वो बहुत अजीब सी है पर अच्छी लग रही है कि हमारा विकास हमारा ही साथ, क्योंकि जब तक हम हैं तब भी हमारा विकास हो पा रहा है। तन्मय जी, ये एक ऐसी अजीब बात है कि हमारा ही साथ और हमारा ही विकास। मैं समझा नहीं। मतलब हम यदि हम चाहते हैं हमारा घर आंगन हमारा क्षेत्र साफ रहे तो हम ही को ही मेहनत करनी पड़ रही है। दीदी उसमें ऐसा है कि हमने ये देखा कि नगर निगम की कभी कभी कर्मचारी आते थे सफाई करते थे, लेकिन रहवासियों की भी कहीं गलती हुई, हमारी द्वारा संगठनों की भी गलती हुई कि हमने उनका रखरखाव ढंग से नहीं कर पाए। तो हमने एक अभियान चलाया था, उद्यान सफाई अभियान, जिसके तहत हमने सफाई करी और लोगों को जागरूक भी करा कि भैया धीरे धीरे आप आपका गार्डन खुद ही डेवलप करें, नगर निगम का सहयोग ले, लेकिन सहयोग के साथ साथ हमें भी गार्डन को डेवलप करना पड़ेगा। तो कई गार्डन हमने कम उसमें से ठीक करे हैं और धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है और वाकई ये बहुत ही सकारात्मक पहल है कि जब तक व्यक्ति अपने अंदर जो है अपनी गलतियां नहीं देखता है तब तक वो खुद आगे नहीं बढ़ पाता। इन्होंने अपनी गलती खुद स्वीकार करी कि हमसे भी कहीं गलती हुई, हमसे भी चूक हुई, अनदेखी हमारी तरफ से भी हुई है। अब बात करते हैं सुरक्षा की, वार्ड की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, घरों की सुरक्षा, क्या स्थिति है ये? सुरक्षा के मामले में ये क्षेत्र इतना कमज़ोर है कि यहाँ आए दिन चोरियाँ होती रहती है, चेन स्नैचिंग की घटनाएं आए दिन होती रहती है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे दीपक सेन जी हमारे साथी हैं, इनके घर के पास में ही इनके सामने से ही एक महिला की चेन खींच के ले गए थे, तो इन्होंने उसको पकड़ा और उसे द्वारकापुरी थाने में वो अपराधी को जमा कराया था। ये बताएंगे उस घटना के बारे में। ऐसा है, वार्ड 80 के अंतर्गत 2 थाने आते हैं, एक राजेंद्र नगर और एक द्वारकापुरी। राजेंद्र नगर वाला भाग कुछ हद तक तो पैक है, लेकिन फिर भी आउटर की जो कॉलोनीज है वो थोड़ी सी खुली हुई है, और वार्ड उधर द्वारकापुरी वाला कुछ भाग जो वार्ड 80 में आता है वो एकदम खुला हुआ है। खुले हुए भाग में ज़्यादातर क्या होता है कि जिस तरीके से स्नैचर जो है उनको भागने के लिए बहुत आसानी होती है। प्रशासन की जो पुलिस प्रशासन है वो एक सीमित मात्रा में अपनी जो वैन है वो लेके घूमते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो स्नैचर है वो अपने आप में सक्रिय हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी एक एक्शन ली और एक सुरक्षा समिति बनाकर कहीं ना कहीं वहाँ पर हम लोगों ने उसके ऊपर कंट्रोलिंग करने के लिए प्रयास किए हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने निवेदन किया है कि कहीं ना कहीं आप लोग CCTV कैमरेज अगर पॉइंट्स पर लगा दें तो हम उनको हैक कर सकें, किस टाइप के लोग हैं, वो गतिविधियां क्यों हो रही है। क्योंकि सिर्फ माल धाल लूट कर ले जाना तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ में जो दूसरी घटना हो जाती है, जैसे महिला घिर जाती है, किसी को लग जाती है, तो वो एक बड़ी घटना हो जाती है। तो इसको लेकर रहवासियों में कहीं ना कहीं हमने ये जागृति फैलाई है। जागृति फैलाई है, अच्छी बात है। अब क्योंकि बात महिलाओं की भी निकल के आ रही है, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा किस तरह की है? महिलाओं की सुरक्षा तो यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध अभी तक हुई नहीं है, और महिलाओं के जो समूह हैं उन्होंने खुद ने ही अपने अपने समूह बनाकर एक संगठन बनाकर एक प्रोसेस शुरू करी है अभी,
जो घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके बाद यहाँ की नागरिक जागरूक महिलाओं ने एक संगठन बनाया है, जिसके चलते हुए अब वो ऑटोमेटिक स्वयं ही खुद होकर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नए नए प्रोग्राम बना रही है। आप क्या करेंगे? हमने अभी जो काम करा था उसमें एक कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे टीआई मैडम को बुलाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने मैडम कैसे अपने आप को सुरक्षित करना और कैसे पुलिस के क्या नियम है, क्या धारणा है, कैसे आप अपने आप को सुरक्षित कर रख सकती हैं, उसके लिए हमने एक शिविर लगाया था। वर्कशॉप लगाना अच्छी बात है, लोगों को जागरूक करना अच्छी बात है, पर क्योंकि तन्मय जी आप युवा हैं और युवाओं के पास एक अच्छी बात होती है समझने की, उनमें वो ताकत भी होती है कि वो किसी चीज़ का, किसी समस्या का बेहतर रूप से सामना कर सके। अनुभव अपनी जगह होता है, बुज़ुर्गों का अपना अनुभव होता है, पर फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता यदि जब आप आएंगे तो आपको ऐसी समितियां बनानी चाहिए अपने साथ, अपने साथियों के साथ मिलके, जो महिला सुरक्षा है, जगह पे जो चोरी और इस तरह की घटनाएं हो रही है, उन सब पे थोड़ी सी निगरानी रख सके, क्योंकि इन्होंने बताया कि 2 थाने लगते हैं। तो यहाँ पर बात वो आती है कि आखिर 2 घर के मेहमान जो होते हैं ना, वो कई बार भूखे रह जाते हैं, तो वो 2 थाने के जो रहवासी है वो किधर जाएं, किधर, है ना, वो इस चक्कर में चीज़ें व्यवस्थित हो भी नहीं पाती। तो आपको नहीं लगता इस तरह की समितियाँ बनानी पड़ेगी? दीदी, हमने 2 समिति बनाने का मैनिफेस्टो में रखा है, एक तो महिला समिति और एक मोहल्ला समिति। उसका कारण ये है कि हमने देखा है कि पार्षद हो जिस हिसाब से जिस डेवलपमेंट किया, रहवासियों को न उसने उस कार्यक्रम के अंदर सहभागी बनाया, न उनसे कुछ पूछा, और अपने हिसाब से तानाशाही रूप से वो काम करते गए, जिसका कारण ये हुआ कि डेवलपमेंट आधा अधूरा हुआ, अनप्लान्ड हुआ। इतना पानी गिरने के बाद, इतना करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी पानी यहाँ भरा हुआ रहता है, कहीं ड्रेनेज लाइन चौक हो जाती है, कहीं कुएँ साफ़ नहीं हुए। तो हमने एक मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम एक ऐसी समिति बनाएंगे जिसमें हर शहर, हर नागरिक, हर नगर का एक जागरूक नागरिक उसके अंदर रहेगा और वो डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ रहेगा। और जो भी प्लान नगर निगम से हम डेवलप कराएंगे कि बगीचा ऐसा डेवलप करना है या सड़क ऐसी बनाना है, उसके अंदर उनकी सहमति लेंगे और सहमति के बाद ही उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हमने महिलाओं के लिए भी एक गुड समूह बनाने का काम करा है कि हर कॉलोनी में 5-5, 10-10 महिलाओं का ऐसा समूह जो महिलाओं को ट्रेन कर सके, इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया। बुज़ुर्गों को कितना साथ लेके चलेंगे? बुज़ुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने देखा जितने भी बुज़ुर्ग खड़े हैं, मेरा उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर ही मैं यहाँ पर आगे बढ़ा हूँ। मैं यहाँ पर किसी का पोता हूँ, किसी का नाती हूँ, किसी का भतीजा हूँ, तो मेरा ये सब पूरा परिवार है। यहाँ पर 90% मुझे परिवार के रूप में ही जानते हैं। राजनीतिक ने कांग्रेस और बीजेपी के रूप से यहाँ पर मुझे नहीं पहचाना जाता कि ये तन्मय है, बस ये जाना जाता है कि तन्मय और हमारा लड़का है, बस। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी निचली बस्तियाँ होंगी, छोटे बस्तियाँ हैं, वहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल रहा है पूरा? मैंने ये कहा ना दीदी, यहाँ पर जो भी हुआ है जन सहयोग से हुआ। नहीं, कई बार क्या होता है ना कि उन्हें पता तो है कि BPL कार्ड बनाना है राशन, पर उनका बना ही नहीं है, तो कैसे आप करेंगे इन सब चीज़ों को आगे? BPL कार्ड का दीदी ऐसा है कि यहाँ पर एक पुरानी झुग्गी झोपड़ी है बुद्धनगर कई साल पहले बन चुकी थी, जिसके कारण वहाँ पर लगभग BPL कार्ड बने हुए हैं, जो कांग्रेस शासन में दिग्विजय सिंह ने पट्टे दिए थे उस समय के बने हुए हैं। नई कॉलोनी जो है ममता नगर, कृष्णा नगर, जो हमारे इसमें 2 सघन बस्तियाँ और हैं, जहाँ पर लगभग अभी जो काम चल रहा है आधार कार्ड बनाने का और BPL कार्ड बनाने का, उसमें 90% लोगों के बन चुके हैं वहाँ पर। तन्मय, क्योंकि आप खुद युवा हैं और युवाओं की सबसे ज़्यादा दिक्कत या एक प्रश्न होता है या एक अलग ही समस्या होती है जब उनसे पूछते हैं तुमने वोट दिया था? हमारा तो वोटर ही नहीं है, मतलब हम कहाँ वोट दें, हमारा तो वोटर ID बना ही नहीं है हमें, मतलब इस तरह की समस्या आपने सुनी भी होगी, क्योंकि वो इतने उस वोट को लेके उसकी कीमत को पहचानते नहीं हैं, या जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है कि वोट अपना जो है किस तरह से बनवाए वोटर ID। इसके लिए आप क्या, अभी क्योंकि आपने चुनाव नहीं लड़ा है, तो आप सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपने आप को ना देखें, एक सामान्य दोस्त के रूप में, आम आदमी के रूप में देखें, तो आप किस तरह से इस समस्या को हल करेंगे? यदि हमारा जो क्षेत्र है वो लगभग 90% लोग एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो यहाँ पर मेरे जो साथी है, युवा साथी है, अन्य साथी भी जितने भी 18 वर्ष के होते थे वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं। अभी हमने जो नई वोटर लिस्ट कल से चेक करी थी हमने, तो हमने ये पाया कि 90% लोगों ने यहाँ पर अपने वोटर ID कार्ड बना चुके हैं। यहाँ पर हम इस सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि जितने भी युवा साथी हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, 18 साल जैसे होता नहीं है वैसे ही वो कलेक्टर ऑफिस में जाके अपना नाम बढ़वा लेते हैं कि भाई हमको हमारा वोटर ID कार्ड बनाना है।
तो ये इस मामले में हमारे यहाँ पर 90% लोगों के वोटर ID कार्ड बने हुए हैं और कल से शिविर लग रहा है हमारा 8 से लेकर 16 तारीख तक का एक शिविर लग रहा है वापस से। तो हम कल से ये मतदान को जागरूक करते हुए शिविर लगा रहे हैं। आपका बना है वोटर ID? वोटर ID बना हुआ है मैम। कितनी बार वोट दिया? मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही दिया विधानसभा में। अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि ये तो अच्छी बात, लोग यदि वोट के लिए अपने मतदान के प्रति जागरूक होंगे तो ही वो अपनी समस्याओं को लेकर हल करवाने के प्रति भी जागरूक होंगे। खैर यहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही जागरूक है, तभी यहाँ पर जन सहयोग से जो है काम हुआ है। पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तन्मय जी जो मैं देख रही हूँ कि सड़क निर्माण जो है अधूरे हैं, पेवर ब्लॉक्स नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पर आगे जाके एक चौक है, वो भी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में मैंने देखा। तो ये क्या स्थिति है और ये कब तक, आपके आने के कितने समय के अंदर ये जो है स्थिति बेहतर होगी? दीदी इसका कारण ये है कि अभी हमने पूर्व पार्षद महोदय से पूछा था कि आप 32 कॉलोनी में से एक कॉलोनी भी बता दें कि आपने पूरा काम करा है, तो अब उस कॉलोनी का नाम नहीं ले पाए। अब इसमें जहाँ भी आधे अधूरे काम पड़े हुए हैं, जितने भी अब निर्माण कार्य बचे हुए हैं, सड़कें बची हुई है, ब्लॉक बचे हुए हैं, तमाम काम अभी अधूरे हैं। तो जैसे ही हमें पावर मिलती है, हमारे पास पार्षद हमारी पार्टी का पार्षद जैसे ही बनता है तो 1 साल के भीतर, और हमने ये घोषणा में लिखा हुआ है कि हम जो भी काम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको 2-2, 3-3 साल तक चलाता रहेंगे। किस दिन उसका टेंडर हुआ है उस दिन से लेकर किस तारीख को ये ख़त्म होगा काम, उस तारीख का उसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर लिखेंगे कि ये काम इस तारीख को शुरू होगा और इस महीने की अंतिम तारीख को काम ख़त्म होगा। उसके अगर काम अगर ख़त्म नहीं होता है तो उसके ऊपर जो भी ठेकेदार उसको लेता है उसके ऊपर दंड करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और ये पहल जब तक किसी पे दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, जब तक डंडे नहीं पड़ते, तब तक काम होता ही नहीं है। आखिरी में 2 चीज़ जानना चाहेंगे, खेल के मैदान है यहाँ, खेल के मैदान के लिए भी हमने अभी पूर्व पार्षद महोदय से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ खेल का मैदान बना दूँगा। तो आपने यहाँ बोला कि यहाँ बनाए? उन्होंने बोला कि जहाँ रहवासी बोलेंगे, तब मैंने बोला अब इनसे क्या बोलो, अब कितना शर्मिंदा करें इनको हम। यदि आपका समय आता है तो आप कहाँ बनाएंगे? यदि हमारा समय आ चुका था, हमने 3 ग्राउंड तैयार कर दिए थे, लेकिन कोरोना कारण के कारण वो काम रुक गए। और अभी भी जैसे भी हमने डेवलपमेंट शुरू करा है धीरे धीरे वापस से, लेकिन फ़ंड की अभी प्रॉब्लम होने के कारण विधायक जी ने हमें सेंक्शन कर दिया था। 10 लाख का हमें जिम सेंक्शन करा था जो व्यायामशाला के लिए, हमारे बैडमिंटन कोर्ट स्वीकृत कर दिया था, और कबड्डी और खो खो का हम ग्राउंड तैयार करवा रहे थे। लेकिन ये सभी काम कोरोना कारण के कारण ढीले पड़े, बंद हो गए थे। लेकिन अब उसके वापस से हमने उसको प्रोसेसिंग में लिया है। अब 5-6 महीने में 2-1 ग्राउंड तैयार हो जाएंगे। रोज़गार का दीदी ऐसा है कि अभी जो हालत चल रही है, वैसे पहले जो स्थिति थी, मैंने बहुत से लोगों को, मैंने भी इन्हें डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी है, मेरे भी जहाँ पर मेरी बातचीत थी, जिस कंपनी में मेरी बातचीत थी, मैंने बहुत से लोगों को रोज़गार लगाया। और जो लोग जिस काबिल थे उसको उस हिसाब से उनको उनकी कैबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से उनको रोज़गार मिले। लेकिन धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति हो गई कि कंपनियों में भी आजकल जो लोग कर रहे हैं उसको भी निकाला जा रहा है। स्वरोजगार तो हम दिलवा सकते हैं? स्वरोजगार सब बैंकिंग सेक्टर से हमने दिलाए हैं, पर अभी वो इतना उसका असर अभी दिखने में आया नहीं, क्योंकि बैंक के द्वारा भी जो युवाओं को बहुत सी फॉर्मेलिटी देने को बोलते हैं, जिससे वो युवा थक जाते हैं और उनको फॉर्मेलिटी पूरी कंप्लीट कर नहीं पाते हैं और व्यवसाय चालू कर नहीं पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी पेचीदा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इतने सारे फॉर्म भरने होते हैं, यहाँ साइन करो, वहाँ ये पेपर लगाओ, उससे युवा यूँ ही थक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यदि मेरा समय आया तो मैं निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को कम नहीं कर पाऊँगा, पर इनको सरल बना पाऊँगा? दीदी, हम सब लोग इस दौर से गुजरे हुए हैं। मैं भी जब पास आउट हुआ था तो मुझे माले इंडस्ट्री में नौकरी लगी थी। उसके बाद जो मेरे साथी लोग थे, मैंने उनका संघर्ष देखा है कि कितने संघर्ष से बेचारे वो आगे बढ़े। तो मुझे ये परिस्थितियाँ मालूम है। तो सबसे पहले मैंने यही धारणा है मेरे मन में कि जो भी युवा साथी है, जो युवा पढ़ चुका है, भले वो 12वीं पढ़ा हो या डिप्लोमा करा हो या इंजीनियरिंग पढ़ा हो, जहाँ उसके लायक जगह होगी वहाँ मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उसको वहाँ पर जाके हम नौकरी दिला सकें। ये हम एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग अभी बराबर हो नहीं पाई है कि इसको कैसे हम क्रियान्वयन में लाएंगे। तो उसके अंदर काम चल रहा है, अब लोगों का देखते हैं हम कैसे क्या करेंगे और आगे। तन्मय जी, आपको आने वाले समय के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये आशा करते हैं कि जितनी बातें यहाँ हुई हैं वो अमल में आई जाए। धन्यवाद दीदी। और जितना मैंने बोला है, मैं उतना 90% नहीं, 1001% पूर्ण रूप से उस पर ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा।
यहाँ तो गारंटी भी दे दी गई है। अब तो फिर वही बात होती है कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना हम काम कर पाए हैं, कितना हम जनता का भला कर पाए हैं। पर यहाँ जो 2-4 बातें थी वो बड़ी अच्छी थी कि जन सहयोग, यहाँ पर जो बातें मुझे दिखाई दे रही कि यहाँ पर अब जो नेता आएगा, जो जनप्रतिनिधि आएगा, उसको निश्चित तौर पर जन सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ यदि तन्मय जी की बात करें तो क्योंकि वो खुद युवा हैं, उन्होंने उस युवाओं की समस्याओं को समझा कि कई सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है, कई तरह की फॉर्म भरने पड़ते हैं, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। तो ये जो चीज़ थी ये उन्होंने पकड़ी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कहीं पर जो कमी थी उसको भी देखा। आशा कर सकते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ का ये जो क्षेत्र है, ये जो वार्ड है, आने वाले समय में आदर्श वार्ड बने। नमस्कार।